नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा 79 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, आप देख पा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस कम रखते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहता है। तो एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आप कम से कम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो पीछे की सारी क्लासेस आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है अविनाश जी, विकास जी, शिवानी जी? ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। बस एक सहयोग आपसे चाहिए कि क्लास को शेयर कर दिया करें। आप क्लास को शेयर कर दिया करें और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करें, आप क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी हैं वो कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं? किस देश के संविधान से हमने ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया है? तो वो है आपका डीपीएसपी। हमने कहां से लिया है बताओ भाई? हमने आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। अब बेसिक्स जान लेते हैं इसके बारे में। बेसिक्स कहां कहां से प्रश्न, कौन कौन सी चीजें प्रश्न में पूछी गई हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो टॉपिक है आपका डीपीएसपी, जिसका ये सवाल आया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व। क्या है? राज्यों के नीति निदेशक तत्व। राज्यों के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, याद रखेंगे राज्यों के नीति निदेशक तत्व। इसको क्लियर चेक कर लीजिए एक बार। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब भारतीय संविधान के ये कौन से भाग में आता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है ये। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आपके कितने? 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में वो डीपीएसपी से संबंधित हैं। और पार्ट है 4। पार्ट कौन सा है भारतीय संविधान का? पार्ट 4 डीपीएसपी को डेडिकेटेड है। अब जो डीपीएसपी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टोटल जो डीपीएसपी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित। और दूसरे हैं आपके लिबरल, लिबरल। और तीसरे हैं गांधीयन, गांधीयन। तो ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, समाजवादी डीपीएसपी। और ये उदारवादी डीपीएसपी, उदारवादी। और ये हैं गांधीवादी, गांधीवादी। तो ये 3 प्रकार के डीपीएसपी आपको संविधान में देखने को मिलते हैं। ये तीनों प्रकार के जो डीपीएसपी हैं वो 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल में कवर हो जाते हैं। अब बात ये आती है, बात ये आती है कि डीपीएसपी एक्चुअल में है क्या। तो देखो, जब डीपीएसपी को संविधान में ऐड किया गया था तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है कि वेलफेयर स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाना डीपीएसपी का मकसद है। कल्याणकारी राज्य यानी कि देश, तो जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसा देश बनाने का जो मकसद है वो डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे है। अब डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं, डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं उन बातों को, उन बातों को सरकारें जब कानून बनाएंगी तो उस कानून में इन बातों को शामिल करने की कोशिश करेंगी।
जिससे लोगों को उनका फायदा हो। क्या समझे? डीपीएसपी में कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को सरकारों के द्वारा कानून बनाते समय ध्यान रखना है और कोशिश करनी है सरकारों को कि वो निर्देश कानून के रूप में शामिल हो जाएं तो लोगों को उसका लाभ पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है डीपीएसपी का, है ना, 36 से 51 है तो उसमें एक अनुच्छेद 40 है। ये 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन हो, ऐसा बोल दिया गया। कोई कानून तो नहीं है, डीपीएसपी कोई कानून नहीं है कि इनका उल्लंघन करे सरकार तो हम उसका विरोध करें या उसकी शिकायत करें, ऐसा नहीं है। डीपीएसपी सिर्फ निर्देश है, सरकार को जब पालन करना है तब वो पालन करेगी, है ना, आज नहीं कर रही कल करेगी, कल नहीं कर रही परसों करेगी। ठीक, तो जैसे आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो ये तो निर्देश दे दिया डीपीएसपी में। अब ये लागू कब माना जाएगा? जब सरकार कानून बना दे इससे संबंधित, तब हम कहेंगे कि ये डीपीएसपी लागू हो गया। तो देखो यहां पे अब आगे चल के क्या हुआ, जो संशोधन है 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 में हुआ, तो इसके जरिए क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पीआरआई पंचायतों को लागू कर दिया गया। अब हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 40 डीपीएसपी का लागू हो गया है। तो ऐसे बहुत से डीपीएसपी हैं जो लागू नहीं हुए, आगे हो जाएंगे। तो डीपीएसपी में कही गई बातें सिर्फ निर्देश हैं, डायरेक्शन है सरकारों को, कि सरकारों को ये ख्याल रखना है कि जब सरकार कोई कानून बनाए तो कोशिश करे इस डीपीएसपी को शामिल कर लिया जाए जिससे लोगों को उसका लाभ पहुंचे। तो आर्टिकल 40 में पंचायतों के बारे में कहा गया और फिर सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके और पंचायतों का गठन कर दिया, लोकल लेवल गवर्नमेंट आ गई। तब हम कह पा रहे हैं कि ये आर्टिकल 40 वाला जो डीपीएसपी वो लागू हो गया। ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। और डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है हमने आयरलैंड से लिया है, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। और डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल इन नेचर, इसका मतलब है इनका उल्लंघन अगर सरकार करती है, यानी कि अगर सरकार इनका पालन नहीं करती तो हम डीपीएसपी को लेकर शिकायत नहीं कर सकते। ये मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल का। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि हम डीपीएसपी की शिकायत नहीं कर सकते अगर इसका पालन ना किया जाए तो। वैसे ही जैसे फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम उसकी शिकायत कर पाएंगे। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, इनका अगर उल्लंघन होता है या पालन नहीं होता तो हम शिकायत नहीं कर सकते सरकार की। क्लियर है? बोलो सही है, समझ में आई बात? तो देखो सवाल एक तो कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। डीपीएसपी किस भाग में है, तो भाग 4 में है, ये भी पूछा गया है। डीपीएसपी से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, 36 से 51, ये भी पूछा गया है। डीपीएसपी जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल, ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और एक सवाल और पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो भाग 4। समझ गए? ये भूलना नहीं है आपको। आगे चलें। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बता दो। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है, इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब सवाल आता है ये है कहां, कौन है? तो ध्यान रखना, अभी तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताओ, जल्दी से बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी वर्तमान में? ये सवाल भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी बने हैं वो नवंबर में। वो है अभी करंट में, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वर्तमान में कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ये कब बने हैं? ये नवंबर 2024 को बने हैं और ये मात्र 6 महीने तक रहेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 तक रहेंगे। ये अप्रैल 2025 तक रहेंगे। ठीक है, तो ये वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब ध्यान दीजिए, यहां ये होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, सर्वोच्च बॉडी है न्याय देने की, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब बना था तब इसमें 8 जज थे। सुप्रीम कोर्ट जब बना था तब इसमें 8 जज थे, लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या 34 है। 34 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 अन्य जज होते हैं। 33 अन्य जज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, प्लस सलाह लेते हैं। सलाह किसकी लेंगे? सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सलाह किसकी लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये टॉप बॉडी है जस्टिस की इंडिया के अंदर। आई होप क्लियर है। चलो, विच इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ इंडिया? भारत की जीडीपी को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है ये? जीडीपी क्या है? तो जीडीपी है पहला, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर। दूसरा पॉइंट, एक साल में, एक साल कौन सा? वित्तीय वर्ष। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। ठीक, जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतना ही देश के लिए अच्छा है, क्योंकि जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है देश में उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उत्पादन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब लोगों को नौकरी भी ज्यादा मिल रही है और कंपनीज को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कंपनीज भी भारत सरकार को टैक्स देंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ठीक है, अब जीडीपी की कैलकुलेट करना, जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? तो ध्यान रखना, 2019 से पहले, 2019 से पहले कौन करता था? सीएसओ करता था। 2019 से पहले जीडीपी कैलकुलेट का काम सीएसओ करता था। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये करता था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लेकिन 2019 के बाद से कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सवाल आपका 2019 से पहले पूछा गया था, इसलिए इसमें ऑप्शन ये है। अब यही सवाल अगर 2019 के बाद आता है
तो फिर जो है इसकी जगह NSO आपको आंसर टिक करना होगा। ऐसा हुआ क्यों? तो देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी पहले, CSO और NSSO। 2019 में क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, NSO। तो अब NSO कैलकुलेट करती है। ये जो NSO है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NSO, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? NSO किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अधीन आता है NSO। ठीक, याद रखेंगे। इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तरीके कितने हैं? एक है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। और तीसरा है इनकम मेथड यानी कि आय विधि, इनकम मेथड यानी कि आय विधि। तो ये तीन तरीके हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। समझ गए? ये सारी डिटेल आपकी एग्जाम में पूछी गई है, हर डिटेल पे अलग अलग क्वेश्चन। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आपको पता है सरकार के द्वारा किसानों को फसल की एक प्राइस फिक्स करके गारंटी दे देना कि जब आपकी फसल का उत्पादन हो जाए तो आपकी फसल को कम, इतनी प्राइस में, जो हम MSP बता रहे हैं इतनी प्राइस में हम खरीद लेंगे। भले ही मार्केट में भाव कितना भी सस्ता हो जाए तो आप हमें बेच दीजिएगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो ये फसल बोते समय MSP डिक्लेयर कर दी जाती है सरकार के द्वारा कि गेहूं उत्पादन हो रहा है तो इतने रुपए किलो के हिसाब से हम आपका गेहूं खरीद लेंगे। अगर बाजार में कम भाव होता है तो फिर आपकी चॉइस है, अगर बाजार में ज्यादा भाव है तो बाजार भाव पे आप बेच सकते हैं, आप कोई बंधे हुए नहीं है हमसे कि इतने ही रेट में बेचें। मान लो सरकार ने MSP डिसाइड कर दी 35 रुपए पर केजी, किसकी करी? गेहूं की। गेहूं की डिसाइड कर दी MSP सरकार ने 35 रुपए पर केजी। अब जब फसल उत्पादन हो गया, किसान की फसल घर पर आ गई और वो मंडी जा रहा है बेचने के लिए, मंडी में उसको भाव मिला, मंडी में उसको भाव मिला 30 रुपए पर केजी। अब सरकार ने 35 बताई तो किसान क्या करेगा? मंडी में ना बेच के सरकार को ही बेच देगा 35 के हिसाब से। दूसरा केस ये है, अगर मंडी में 40 रुपए पर केजी है भाव तो किसान फिर MSP पे सरकार को नहीं बेचेगा, किसान बेच देगा 40 में, यानी कि किसान को लॉस नहीं होना चाहिए। तो MSP क्या है? ये सरकार के द्वारा दी गई गारंटी प्राइस है किसानों को। ठीक, तो ध्यान रखना, प्राइस गारंटीड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स, किसानों को सरकार के द्वारा जो प्राइस की गारंटी दी गई है वो है आपकी क्या? MSP। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है, ये भारत का सेंट्रल बैंक है। RBI इंडिया में सभी कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए RBI को बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। RBI की जो स्थापना है, वो RBI की जो स्थापना है उसके लिए एक एक्ट पास हुआ था, कानून बना था, RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 के आधार पर इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1935 में। कब होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है इस एक्ट के आधार पर। ठीक, RBI का जो बोर्ड होता है, RBI को संभालने वाले जो बोर्ड होता है ऑफिसर्स का, उसमें एक होता है गवर्नर, जिसे RBI का गवर्नर कहते हैं, और दूसरे नंबर पे 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। ठीक, ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में न्यूज है, पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में करंट में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI के गवर्नर, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा।
संजय मल्होत्रा, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। कार्यकाल कितना है गवर्नर का? कार्यकाल 3 साल। गवर्नर का कार्यकाल कितना है? 3 साल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं। उनमें से एक अहम काम है जैसे कि करेंसी प्रिंट करना, करेंसी प्रिंट करना, ये काम है। दूसरा मनी फ्लो को रेगुलेट करना, मनी फ्लो को रेगुलेट करना, इसी में हम मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, ठीक है। करेंसी प्रिंट में ध्यान रखना 2 रुपए का नोट और 2 से एबव, 2 रुपए का नोट और 2 से ऊपर के नोट ये आरबीआई छापती है, ठीक है। और साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, ठीक। वहीं 1 रुपए का नोट और सिक्के, 1 रुपए का नोट और सिक्के ये आपका वित्त मंत्रालय बनाता है, आरबीआई नहीं बनाती, वित्त मंत्रालय बनाता है। 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, याद रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी, भूलना नहीं है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलें हम। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजरती है? तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजरती है? ये देखो, ये है आपका, यहां समझिए, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री, ये है आपका 66.5 डिग्री, और ये 0 या पोल है 90 डिग्री, ठीक। यहां 23.5 डिग्री और यहां 66.5 डिग्री, ठीक। तो ये हिस्सा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हिस्सा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आसान सवाल है, बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है, याद रखेंगे। विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह? वो कौन सा माउंटेन दर्रा है, जो कौन सा माउंटेन पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ये है श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल होते हुए ये लेह तक जाता है। लद्दाख, लेह कहां पर है? लद्दाख में है। तो वो कौन सा माउंटेन पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? रोहतांग पास, जोजिला पास, नाथुला पास, सिपकीला पास। तो जोजिला पास, जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर देता है। कहां से कनेक्ट करता है? श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर देता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में डज नॉट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जैसे ये एग्जांपल हम देखें यहां पे, तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका अरब सागर, इधर अरब सागर, ठीक है, याद रखेंगे अरब सागर है। यहां देखो, ये पानी है, एक सेकंड, ये क्या है? पानी भरा हुआ है यहां, है ना, ये क्या है? पानी है यहां पर, ठीक। तो ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। आपसे पूछा गया है कि
कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताओ भाई, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखो, नर्मदा। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये अरब सागर में आती है, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, याद रहेगा। द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 इज ऑफन रिफर्ड टू एज द ब्लैक एक्ट। जो रॉलेट कानून आया था 1919 में, उसे काला कानून कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, और इसका विरोध बहुत हुआ था, तो उस विरोध के पीछे क्या कारण है, क्या था इस कानून में जो इसका विरोध हुआ, बताओ। तो देखो, जो रॉलेट एक्ट 1919 आया था, उसमें क्या कहा गया था कि हम बिना मुकदमे के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर किसी पे शक होता है तो हम बिना मुकदमे के भी उसको हिरासत में ले सकते हैं। तो इस चीज का लोगों ने विरोध किया कि भाई ये कैसे, कौन सी बात हो गई, कोई चीज प्रूफ ही नहीं हुई और फिर भी आप हिरासत में ले रहे हो। ठीक है, तो 1919 वाले एक्ट का इसलिए विरोध हुआ। तो यहां ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसने बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति दी। इसने बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति दी। बिना डिटेंशन मतलब डिटेंशन अलाउ है विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल की डिटेंशन, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अंग्रेजों के इस कानून का घोर विरोध हुआ, जनता ने खूब विरोध किया, अपोजिट में आ गई जनता। ठीक है, और इसको काला कानून कहा जाता है। मनमानी चल रही थी, काला कानून कहा जाएगा इसको। ठीक, Who among the following was responsible for establishing the All India Harijan Sangh in 1932? All India Harijan Sangh, All India Harijan Sangh कब बना? 1932। ऑल इंडिया हरिजन संघ कब बना? 1932। तो किसने स्थापना की इसकी? इसकी स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। किसने की? महात्मा गांधी ने। ध्यान रखेंगे, किसने की? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की। ऑल इंडिया ये जो है ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में इसकी स्थापना कौन करता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, आपके लिए सवाल है, यहीं पे सवाल आपके लिए है क्या? सवाल है कमेंट में। अविनाश, विकास, दिव्यांशी, शिवांगी, ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं ये इसका जवाब देंगे कमेंट में। महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि, सॉरी, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? जो सही आंसर देगा उसका नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे नाम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ठीक, क्लियर है? क्लियर है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, और क्लास का फीडबैक जरूर शेयर किया करें। तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।